Hi, good evening, everyone. कौन आ गया है? मॉर्निंग नहीं है रोमिल, इवनिंग हो गया है. गुड इवनिंग रोमिल, गुड इवनिंग शिवांग, गुड इवनिंग प्रथमेश. Great. Hi Aditya. Good. Sonika, Lakshmi, how are you doing? Let me share the screen. Great. All right. कैसा रहा आप लोगों का वीकेंड? Now, based on the activity of Rudra on the WhatsApp group, I think उसका तो काफी happening था. बाकी लोगों का नहीं पता मुझे. मुझे ऐसा लग रहा है रुद्र आप लोगों से डबल होमवर्क करवा रहा है. कहाँ है रुद्र? अभी तक आया कि नहीं आया? इज ही देयर और नॉट? रुद्र नहीं, सॉरी सॉरी ऋग्वेद. ऋग्वेद, मैं रुद्र से कंफ्यूज हो रहा हूँ. हाँ, आई नो. फुल ऑफ होमवर्क, राइट. ऑल राइट. हाँ, सो बुकलेट सॉल्यूशंस में पहले तो मैं बुकलेट के डाउट डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों के साथ में क्विकली विद. आई जस्ट क्विकली रिमेम्बर हम लोगों ने क्या क्या. हाँ, FBO, FBS एंड गेट इक्विप टू मेंस के मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे. नाउ if I kind of take the doubts that you guys have from the booklet, right, तो मुझे एक बार बताओ FBO सेक्शन में क्या क्या डाउट रहेंगे. सबसे पहले FBO के बताओ एंड मैं फिर डिस्कस कर लूँगा आप लोगों के साथ में. हाँ हाँ, मैं ये सोल्यूशन ग्रुप पे सेंड कर दूंगा सुमित. आज मैंने आज पहले से सेंड नहीं करे थे. I wanted you guys to work through these and then after spending some time on them मैं आप लोगों के साथ ग्रुप पे शेयर कर दूंगा. So बुकलेट में FBO में मैं एक बार देख लेता हूँ क्या क्या प्रायोरिटी पे डाउट्स रहे होंगे. लेट मी सी. आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है ना अभी? बुकलेट दिख रहा है सामने? हाँ, ठीक है. सो FBO में, ये तो FBS सेक्शन है. FBO में मैंने आपको दिए थे फ्रॉम 37, राइट, 37 से 49 तक के. ठीक है. सो इसमें सी 37 दैट इज फेयरली इजी. यूवी स्पेक्ट्रम कहाँ पे आएगा. देन 38 में जो दो इक्वेशंस है उससे आप N2 और N1 सॉल्व कर लो. ठीक है. एंड देन यू यूज द फॉर्मूला
39th is also of the straight 39th is also in the straightforward manner. Just थोड़ा सा है कि N1 N2 का हमारा लैंग्वेज थोड़ा सा अलग था, मतलब इसमें हो सकता है कि आपने N1 को 3 और N2 को 1 कैलकुलेट कर लिया हो, बट दैट इज एब्सोल्युटली ओके. ठीक है. What you understand is that the de-excitation happens from higher to lower. ठीक है ना. Accordingly then you put the formula here. Now 40th question में हाँ, I can understand. 40th question, this would have been a doubt for most of the students. इसमें so the de-excitation happened from n+1 to n. ठीक है. And R, yes, Pratmesh, R stands for Rydberg constant. ठीक है. So in the 40th question, n+1 से n में de-excitation हो रहा है, and if you apply the formula, ठीक है, this is your formula, that 1 by lambda is equal to RH Z square into 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square, and n1 को आप लिखोगे n and n2 को आप लिखोगे n+1. ठीक है. अब the thing is that when you solve for this, it matches with none of the options. ठीक है. If you just simply try to simplify it, ठीक है, इनका ऐसा कॉमन एलसीएम लेकर इसको कैलकुलेट करोगे तो ये सिंप्लीफाई होगा, आपका ये आंसर आ जाएगा. ठीक है. एंड यू विल फाइंड दैट दिस इज नॉट मैचिंग विद एनी ऑफ द ऑप्शंस, that frequency is equal to this, but then the approximation part comes in. Okay, this is the approximation that is being used in the question, that since n is much greater than 1, तो ये 2n+1 को भी ये 2n लिख देंगे and n+1 को भी n लिख देंगे. ठीक है. And then they substitute that 2n+1 को 2n लिख दिया and n+1 को भी n लिख दिया, and then they simplify, and this will then match with one of the options that is given to you. ठीक है. So n much greater than 1, this is given in the question, and this is what you have to then use as the approximation. ठीक है. हाँ, so Astha completely agree that right now definitely you would have struggled with this fact that how do we know when to approximate. Now the thing is that because once I calculated till this part, ठीक है, यहाँ तक मेरा आया, and उसके बाद I looked at the options, none of the options matched for me. ठीक है. So then like it comes as a pointer that have I used this information given in the question or not. ठीक है. क्योंकि आप जब वापस से आप ये फॉर्मूला आप निकाल लोगे, आपका ऑप्शन नहीं मैच करेगा, आप दोबारा क्वेश्चन रीड करोगे कि अरे मैंने कुछ मिस तो नहीं कर दिया, एंड देन व्हेन यू फाइंड आउट यू सी दैट यार ये जो है n much greater than 1, इसका तो मैंने यूज ही नहीं करा, तो फिर ये स्ट्राइक होता है दैट should I have taken the approximation. ठीक है. So to pinpoint your question का आंसर आस्था is that question में कोई भी इंफॉर्मेशन जो है ना 99.99% चांस है कि उसका कुछ ना कुछ यूज हो रहा होगा, तभी वो दी गई है. इट्स नॉट रिडंडेंट. ठीक है. समटाइम्स देयर इज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दैट इज आल्सो गिवन, बट दैट इज वेरी लेस टाइम्स. वो आप आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे थोड़ा टाइम में. ठीक है. ऑलराइट. देन 41 स्ट्रेट फॉरवर्ड, 42 स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब ये सब टर्म्स है. ये मैंने आपको बोला था कि आपको याद रखना है व्हाट इज मेंट बाय शॉर्टेस्ट लाइन, लॉन्गेस्ट लाइन. तो इसमें आप लोग देख लेना, अगर आपसे कुछ केयरलेस मिस्टेक हुई हो जिसकी वजह से आंसर नहीं मैच करे तो यू चेक इट आउट. देन 43rd में मे बी यू गॉट स्टक विद द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन रोमिल. ठीक है. यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैसा लिखा हुआ है that excited hydrogen atom emits a photon lambda when returns to ground state. Ground state मतलब क्या हो गया, n equal to 1, right? This is your ground state. So it is returning from n to 1, and now you use the formula, and then बाकी maths है. ठीक है. इसके आगे का part is just math, कैसे चीज़ों को लेफ्ट साइड राइट साइड मल्टीप्लाई करा एंड n को अलग करा एंड देन n का आंसर निकाला.
वो मतलब मैं नहीं सिखा पाऊंगा, दैट इज समथिंग जो आपको देख के समझ में आ जाएगा। हाँ अच्छा, ओके, राइट, मे बी, राइट राइट राइट। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आप नहीं समझे होगे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। सो ठीक है, आई अग्री, दैट इज समथिंग विच इज नॉट येट टॉट टू यू। ये मैं आपको अभी से, आप मान लो एक दो लेक्चर के बाद में बताऊंगा, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मीन्स एन। ठीक है, ऑर्बिट नंबर। ठीक है, यहाँ पर लेट मी जस्ट हाईलाइट दिस, दैट प्रिंसिपल, मैंने अभी क्वांटम नंबर्स पढ़ाए नहीं है ना आपको। क्वांटम नंबर जब हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ेंगे तब मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब ऑर्बिट नंबर हो गया एक तरीके से। ठीक है, तो दैट n is what is being asked। ठीक है, that would have made the question kind of difficult to comprehend। Then 43 is straightforward. This is something similar to what you have done in class। 45 is like bad in calculation, मतलब वो, मतलब ठीक है, I would have not been able to मतलब simplify it well। It is, it's not good calculation basically। हाँ, 46 में आप देख लो, 46 में आपको डेल्टा एन दिया हुआ है, तो उससे आप फिगर आउट कर लोगे। मतलब जो फॉर्मूला है स्पेक्ट्रल लाइंस का, ये इसके जैसा ही अपन ने क्लास में भी सॉल्व किया था, राइट। दैट इनफैक्ट दिस वाज समथिंग दैट वी डिड एज अ क्लास एग्जांपल, राइट राइट, आई रिमेंबर। तो इससे एन का वैल्यू मिल जाएगा एंड देन यू डिटरमाइन द वेवलेंथ। या इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। 47 is easy। 48 is also something that we took up in the class itself। हाँ, so okay, Ravi का doubt है regarding this, regarding the 45th question, that how would you expect us to get an answer to this 45th question। So इसमें कैसा है ना, the n equal to 7 से ये बात करी जा रही है डिफरेंट डिफरेंट। सो अगर आपको ये वाला फॉर्मूला हेल्प नहीं कर रहा है ना, मतलब what I would recommend is that either you put the options quickly and check them out, ठीक है, rather than doing the entire calculation। Or one more thing that you could have used in this question as an approach was that rather than using this you could have used the Rydberg formula, but ठीक है, उसमें भी actually वही calculation पड़ती। ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन हो गया। मतलब टिपिकली व्हेन वी पुट सच अ क्वेश्चन इन एग्जाम, तो वी डिड और वी डू गिव यू डेटा जिसमें ये ऐसे वाले टर्म्स नहीं आए, मतलब समथिंग दैट कम्स स्लाइटली बिट इजियर। मतलब जो डिज़ाइन होगा क्वेश्चन का वो इस तरीके से होगा दैट्स एबल टू हैंडल दीज कैलकुलेशंस। इट्स जस्ट दैट द वैल्यूज आरंट ग्रेट। तो टेस्ट में आप टेंशन मत लो, जब टेस्ट या एग्जाम होता है तो उसमें भी design the data in such a manner that the effort is spent in not the calculation but the concept part। ठीक है, then 48 was something जो हम लोगों ने क्लास एग्जाम्पल में देखा था। ठीक है, this was the first line of Lyman series, second line of Lyman series and first line of Balmer series, and you can see the energy gaps that they correspond to, and it simplifies the calculation rather than using the Rydberg formula। ठीक है, then 49th is also straightforward। ठीक है, देन आई थिंक FBS में मैंने दो क्वेश्चंस दिए थे आपको, दोज वर दोज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चंस ओनली, 35 एंड 36, राइट। सो इसमें 35 वाज अगेन अ क्वेश्चन व्हिच वाज a good question। ठीक है, so it combines the knowledge of photoelectric effect and Bohr's model and atomic spectrum। ठीक है, 35 में इन तीनों का नॉलेज कंबाइन हो जाता है।
So what is happening in the 35th question is that there is this de-excitation that is happening, ठीक है, in the helium plus ion, ठीक है, and because of this de-excitation there is a photon that is emitted, and that photon is now ejecting electron from the hydrogen atom, क्योंकि तो हाइड्रोजन एटम से ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया, एंड जो बचा हुआ एनर्जी था दैट वाज इम्पार्टेड एज द काइनेटिक एनर्जी टू द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का कॉम्प्रिहेंशन है। सो व्हेन यू डू द कैलकुलेशन you get the energy of the photon corresponding to the first line of the Lyman series. इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कैलकुलेशन करना, एनर्जी ऑफ फोटॉन मिल जाएगा, ठीक है। देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन आपको आता ही है, तो इन दोनों का आप सब्स्टिट्यूट कर लोगे तो you'll get the kinetic energy of the electron. And now that the speed is being asked, so kinetic energy को you put as half mv square and do the calculation, ठीक है। Oops, just a second, ऊपर चला गया। हाँ, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर ही कैलकुलेशन वाला पार्ट wasn't that good, स्पेशली सब्जेक्टिव है, तो आपको थोड़ा सा 10 की पावर्स को एडजस्ट करके ही कैलकुलेशंस करना पड़ेगा, ठीक है। Then 36th was also not a difficult question, just the, I would say, language of the question was something to be comprehended, or something that you should comprehend well, that minimum energy required to overcome the attractive force between nucleus and electron is work function, ठीक है। तो बेसिकली जो आपको दिया है 7.52 × 10⁻⁻19 joules, that is the work function, उसको EV में कन्वर्ट कर लिया, and then you substitute in the photoelectric effect का equation to get the kinetic energy, and मतलब मैंने तो एक्चुअली EV में निकाल लिया था, मुझे लगा EV में आंसर होगा, टेक्निकली क्वेश्चन में स्पेसिफाई करके देना चाहिए था किस यूनिट्स में पूछा जा रहा है, बट फिर मैंने पीछे आंसर चेक किया तो देन आई रियलाइज कि जूल्स में दिया हुआ है, सो देन आई डिड अगेन द कन्वर्जन बिटवीन EV एंड जूल्स। तो वो थोड़ा क्वेश्चन का ही फ्लॉ था, क्वेश्चन में बता देना चाहिए इन व्हाट यूनिट्स आर दे एक्सपेक्टिंग द आंसर, ठीक है। ऑलराइट, देन गेट इक्विप्ड टू मेंस में, इसमें देयर वर अ काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रीवियस टॉपिक्स एज वेल एज द न्यू टॉपिक्स। सो इसमें लेट मी कम टू क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 ना, क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा मतलब आई शुड से it kind of becomes a problem if you use the formula जो मैंने आपको बताया हुआ है, because if you use the formula then this value does not match with actual IE of helium plus। मतलब आप फॉर्मूला यूज करोगे ना 13.6 z² या 13.6 z²/1², तो उससे ये मैच नहीं करेगा, ठीक है, इफ यू वुड हैव डन दैट कैलकुलेशन। सो sometimes you get stuck with that. Now the thing is that क्वेश्चन का ही फ्लॉ है, इट शुड हैव आइदर गिवन यू द एक्चुअल वैल्यू ताकि प्रॉब्लम नहीं होता, और व्हाट यू कैन से इज दैट द क्वेश्चन वांट्स यू टू यूज दिस डेटा, ठीक है, दैट हीलियम प्लस का ये गिवन है, एंड देन यू यूज दैट डेटा टू डिटरमाइन व्हाट विल बी द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम प्लस, ठीक है। एंड सिंस द एनर्जी of a orbit corresponds to -z²/n², so you take the ratio and it comes out to be 4/9, ठीक है, z²/n², n तो दोनों का 1 1 ही रहेगा क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट से यानी ग्राउंड स्टेट से निकालना है इलेक्ट्रॉन को, and this gives you the answer that the ionization energy of lithium 2+ should be 9/4 times the ionization energy of helium plus, ठीक है। यहाँ पर एक और फ्लॉ था क्वेश्चन में, is that the negative sign was not incorporated. The actual answer should be with the negative sign because उसमें ionization energy नहीं पूछा है, उसमें आपको energy of first orbit पूछा है, so that is something that is going to come with a negative sign. So let me re-explain, थोड़ा सा hodgepodge सा question है, ध्यान से observe करना। Get equipped to main का first question, इसमें ionization energy of helium plus दिया गया है,
ठीक है। सो ये जो आयनाइजेशन एनर्जी दिया गया है ऑफ हीलियम प्लस, दिस मीन्स दैट दिस इज द एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर देख लिया, एंड यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ रहेगा। ठीक है, now the thing is, the problem that I'm highlighting with the question is that this does not match with the actual data. मतलब if you go ahead and do the calculation now, that this is something which should be equal to minus 13.6 into z square by n square, and then इसको EV को आप joules में convert करोगे 1.9 into 10 की power और 1.6 into 10 की power minus 19 joules से multiply करोगे, तो ये और ये match नहीं करेंगे। ठीक है, so this is sometimes that I'm highlighting that students get stuck। ठीक है, अब मैं जो आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, that don't try to match this with the actual calculation, just think of it as that this is the information that is given in the question। ठीक है, एंड इसी को यूज करके हमको लिथियम 2+ का आयनाइजेशन एनर्जी निकालना है। ठीक है, so what I'm going to do is I'm going to focus on the ratio of the two, and that ratio should be proportional to z square। ठीक है, so it is 2 square upon 3 square, so you get that the ionization energy of lithium 2+ should be 9/4 times the ionization energy of He+। ठीक है, that is what the question is doing। अच्छा, आवाज ब्रेक हो गया। नहीं, यहाँ पर सत्या टफ कैलकुलेशन ये वाला नहीं है, दिस इज नॉट अ टफ कैलकुलेशन क्वेश्चन। इसके पहले वाला, हाँ आई एग्री दैट जो फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव में रहेगा उसमें से किसी एक आध क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफिकल्टी आ सकता है आपको, बट नॉट इन दिस। ठीक है, दिस वाज नॉट दैट बैड इन कैलकुलेशन टर्म्स। ठीक है, नहीं, यहाँ पर E इज नॉट द आयोनाइजेशन एनर्जी, E इज द ऑर्बिट ऑफ द, और एनर्जी ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई इट शुड कम विद द नेगेटिव साइन, क्योंकि यहाँ पर आप देखो इस क्वेश्चन में एनर्जी ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ Li2+ पूछा है। ठीक है, एनर्जी ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ Li2+ पूछा है, एंड वही मैंने निकाला है, बट वो नेगेटिव साइन के साथ में आएगा। अब यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नेगेटिव साइन के साथ में दिया ही नहीं है, तो वो भी इस क्वेश्चन में एक फ्लॉ है। ठीक है, तो इट इज काइंड ऑफ अ मतलब थोड़ा सा यू कैन से एरर है इस क्वेश्चन में, दिस शुड बी चेंज्ड अ बिट। ठीक है, ऑलराइट, देन आई थिंक थर्ड क्वेश्चन ये आसान था, सेवेंथ क्वेश्चन भी आसान है, एट्थ नाइन्थ ये सब आसान है, ट्वेल्थ भी आसान है, थर्टीन्थ थर्टीन्थ भी आसान है। थर्टीन्थ में, अच्छा नाइन्थ वाले में, हाँ नाइन्थ वाले में भी एक गड़बड़ है। नाइन्थ वाले में एक्चुअली अगेन द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन इज नॉट दैट क्लियर। ठीक है, नाइन्थ वाले में यहाँ पर नोटिस करना, they should have mentioned that the wave number of the first line of Balmer series of hydrogen is this much, and the wave number of the first line of Balmer series of Li2+। तो यहाँ पर वो वापस से Balmer series लिखना चाहिए था, otherwise first line of Li2+ you might take it to be the first line of Lyman series भी ले सकते हो ना आप, that is technically the first line of the entire spectrum। तो वो एक छोटा सा यहाँ पर फ्लॉ है। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज ऑफ Li2+ मेंशन करना चाहिए था इन द क्वेश्चन। दिस इज व्हाट वाज गिवन एंड दिस इज व्हाट वाज आस्क्ड। नाउ दैट you know that wave number is proportional to z square because they are the same transition, तो आपका आंसर फिर पीछे से मैच करेगा। ठीक है, अभी क्लियर है सुमित? आई थिंक तुम्हें वही डाउट रहा होगा, तुमने
हाँ लाइमन सीरीज का ले लिया होगा वो इस क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर देना चाहिए था, ठीक है। देन 12th is okay, that's just reading the data. 13th is okay. 15th मे बी 15th में आप लोगों को डाउट आया होगा, 15th में बता देता हूँ। 15th में देखो कैसा हो रहा है, जो बोला जा रहा है दैट 242 नैनोमीटर इज जस्ट सफिशिएंट टू आयोनाइज एटम, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया दैट ये फोटोन जो आएगा दिस इज जस्ट सफिशिएंट टू आयोनाइज द atom, so the energy of this photon, the incoming photon, that is what is equal to the ionization energy, ठीक है। and you calculate the energy of photon in ev by using this formula 12400.99 angstrom, ठीक है। तो इससे आपका ev में आंसर आ जाएगा एनर्जी ऑफ फोटोन का, और यू कैन से आयोनाइजेशन एनर्जी का आंसर आ जाएगा ईवी में, ठीक है। बट देन यू रिमेंबर दिस इंटर कन्वर्जन, 1 ईवी पर एटम को अगर आपको किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो आई वुड वांट यू टू रिमेंबर दिस, ठीक है। यहाँ पर ईवी को देखो, ये ईवी है, इस ईवी को मैंने, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर इंक, ईवी को मैंने ये पहले जूल में लिखा, फिर उसको किलो जूल में कन्वर्ट कर दिया, एंड ये एटम को मैंने मोल्स में लिख दिया, ठीक है। एंड देन सिंप्लीफाई करा तो आई गॉट दिस एज माय इंटर कन्वर्जन, ठीक है। तो ये आप याद रख लो, बेटर रहेगा, ठीक है। हाँ 13th क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ। 13th क्वेश्चन सम स्टूडेंट्स आर सेइंग कि आंसर मैच नहीं कर रहा है। 13th क्वेश्चन में फोर्थ एक्साइटेड स्टेट है, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल टू 5, ठीक है। एंड कौन सी लाइंस कैलकुलेट करने को बोला है, पास्टन सीरीज की, यानी कि कहाँ पे डी एक्साइट होनी चाहिए, n इक्वल टू 3 पे। तो 5 से 3 के बीच में कितने डी एक्साइटेशन होंगे, या तो आप फॉर्मूला यूज कर लो, या फिर आप लोग मतलब क्रूड काउंटिंग कर लो। ओ ओके ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं मैंने भी गड़बड़ कर दिया, राइट 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 राइट, ओ माय बैड, मेरा आंसर गलत है। एक्चुअली आई शुड हैव, मतलब ठीक है मैं क्रूड काउंटिंग ही करता तो बेटर रहता। मतलब यहाँ पर आप देखोगे 5 4 3, ठीक है। these are the 3 d excitations, however only this and this belong to Paschen series ना, ये तो ब्रैकेट में चला जाएगा। 2 is the correct answer। हाँ 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 राइट, मैंने भी केयरलेस मिस्टेक कर दी। 5 to 4 will not be counted। ठीक है। हाँ 5 to 4 will be ब्रैकेट सीरीज, वो पास्चन में नहीं काउंट होगा ना, मैंने एक्चुअली केयरलेस मिस्टेक कर दिया, ठीक है। सो फॉर्मूला जो है ना सुमित, फॉर्मूला एक्चुअली बताता है टोटल पॉसिबल लाइंस, दैट इज व्हाट द फॉर्मूला हाइलाइट्स। तो ये तो पॉसिबल लाइंस तो 3 है ही सही, करस्पॉन्डिंग टू डी एक्साइटेशन बिटवीन 5 to 3, बट उसमें से 2 ही है जो पास्टन सीरीज को बिलोंग कर रही है ना, एक तो ब्रैकेट सीरीज को बिलोंग कर गई। समझ में आया सुमित? नॉट SUMIT, SUMEET, वरना सुमित फिर से मुझे पूछेगा सर मुझे बोल रहा हूँ, इसलिए मैं सुमित बोलूंगा तुम्हें। ऑलराइट, देन उसके अलावा गेट इक्विप्ड में ये जो क्वेश्चंस थे 19th नॉट अ वरी, 20th नॉट अ वरी, 23rd नॉट अ वरी, ठीक है।
29th इजी है, 30th मतलब मिनिमम वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम एनर्जी गैप, ठीक है। 31 में विजिबल रेडिएशन मतलब बामर सीरीज, ठीक है, ये आपने रीड कर लिया होगा। तो आप बस इस फॉर्मूला, ये जो आपने सिंप्लीफाई करके करा है, इसको कंपेयर कर लो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो उससे के का वैल्यू समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये बामर सीरीज का रहेगा ना, कहीं से भी n=2 पे आ रहा होगा फोटोन। देन 32 इज ऑल्सो स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसमें एनर्जी गैप के हिसाब से आप करोगे दैट सी से ए के बीच में जो एनर्जी गैप है वो सी से बी और बी से ए का एडिशन होगा। तो अकॉर्डिंगली यू सब्स्टिट्यूट दोज एनर्जी गैप्स एज एच सी बाय लैम्डा। आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बट आपका आंसर 91.1 mm के आसपास आ जाएगा, ठीक है। मतलब एक्चुअली वैसे अगर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करना होता ना फास्ट, ठीक है, तो मतलब ये नन ऑफ दीज ऑप्शन ने थोड़ा सा गेम खराब कर दिया, ठीक है। अदरवाइज मैं कैलकुलेशन भी नहीं करता, मैं सिंपली ए ऑप्शन मार्क कर देता। हैड दिस डी ऑप्शन बीन समथिंग ग्रेटर देन आइदर ऑफ देम, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर आप नोटिस करना जो सी से ए का एनर्जी गैप है, ठीक है, वो सी से बी और बी से ए दोनों से ज़्यादा होगा। तो जो सी से ए का वेवलेंथ होगा वो इन दोनों से ही कम होगा, and that would have been just A option had the D option been given something greater than these two values. अभी D option none of these देख के पूरा मतलब दिमाग खराब हो गया कि फिर कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे टेक्निकली मतलब बहुत कम चांस होता है ऐसा, ठीक है, बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे नन ऑफ दीज ऑप्शन आंसर होता है, ठीक है। मतलब वो बहुत ही you will find less than 1% of all the questions that you will solve जहाँ पे कहीं पे none of these आंसर मिल जाएगा। तो मैं अगर टाइम का शॉर्टेज रहता और मुझे फिर भी गेस वर्क करना होता तो मैं ए ऑप्शन मार्क करके आगे बढ़ जाता, ठीक है। अच्छा, देन क्या क्वेश्चन है तुम्हारा रुद्र? हाउ डिड आई अंडरस्टैंड दैट एनर्जी गैप? ये मैंने आपको बताया था ना लास्ट क्लास में, दैट इज व्हाई आई डिड दोस क्वेश्चंस विद यू आल्सो, दैट ये वाला रिमेंबर दिस वन जो अपन ने एफबीओ में ये वाला क्वेश्चन करा था। आप पुराने क्वेश्चंस की लर्निंग को ऐसे भूलते मत जाओ, ठीक है, उससे आपको आगे की लर्निंग स्ट्राइक होगी, ठीक है। इफ यू रिमेंबर दिस वाज द क्वेश्चन दैट वी डिड इन द क्लास एज वेल, ये वाला। तो इसमें भी हम लोगों ने यही चीज़ ऑब्जर्व करी थी। सो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको क्वेश्चंस को फास्ट करने में हेल्प करेंगी, ठीक है। देन कमिंग बैक टू द, हाँ, 33rd क्वेश्चन, हाँ आई एम श्योर 33rd क्वेश्चन आप में से काफ़ी लोगों का डाउट होगा। सो 33rd क्वेश्चन वाज एक्चुअली अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें देखना मैंने आपको क्लास में जो केस बताए थे, फॉर्मूला जहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं, एक तो मैंने बताया था सैंपल ऑफ एटम के लिए, ठीक है। सैंपल ऑफ एटम मतलब सफिशिएंटली लार्ज नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट, ठीक है। तो उस केस में यूनिक फोटॉन्स 6 आ जाते हैं। ये आप लोगों ने फॉर्मूला लगा लेते तो उससे आपका आंसर आ जाता, ठीक है, मैक्सिमम यूनिक फोटॉन्स, राइट। और अगर आइसोलेटेड एटम वाला केस होता, ठीक है, तो इसमें 3 मैक्सिमम यूनिक फोटॉन्स आते, ठीक है। ये भी आप फॉर्मूला से जो मैंने आपको समझाया था उससे आप देखते तो ये आपका आंसर आता, बट none of these answers are going to match with the options because the question is neither of them, ठीक है। It is neither a sample of atoms nor it is an isolated atom that is being spoken about। यहाँ पर है कि 2 एटम है, मतलब आपको एक्चुअली बोल रहे हैं कि आप तो बैठ के काउंटिंग करो, ठीक है, कोई फॉर्मूला वर्क नहीं करने वाला, ठीक है। यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ नो फॉर्मूला, यहाँ पर काउंटिंग ही करनी पड़ेगी, क्रूड मैनर, क्रूड काउंटिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर
n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 1 में डी एक्साइट होना है, ठीक है, एंड दीज आर द वेज इन विच द डी एक्साइटेशन कैन हैपन, ठीक है। अब मिनिमम यूनिक फोटॉन्स कितने हो सकते हैं? मिनिमम यूनिक फोटॉन्स कैन बी 1, ये समझना काफी आसान है। कैसे? कि दोनों के दोनों जो एटम थे वो इस तरीके से डी एक्साइट हो गए, ठीक है, डायरेक्ट 4 to 1 चले गए, दैट्स अ पॉसिबिलिटी, दोनों के दोनों एटम्स डी एक्साइट हो गए। इसी तरीके से तो मिनिमम तो एक ही यूनिक फोटोन पॉसिबल है। अच्छा, अब मैक्सिमम के लिए, ठीक है, मैक्सिमम के लिए अब आप कॉम्बिनेशन ढूंढोगे कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं पहले एटम को फर्स्ट तरीके से डी एक्साइट कर दूं और दूसरे वाले को सेकंड तरीके से डी एक्साइट कर दूं, तो व्हाट आई विल गेट इज 3 यूनिक फोटॉन्स। देन यू विल सी कि नहीं, पहले वाले को फर्स्ट तरीके से करता हूँ और दूसरे वाले को फोर्थ तरीके से करता हूँ, तो आई विल गेट एटलीस्ट 1 2 3 एंड 4 यूनिक फोटॉन्स, ठीक है। सिमिलरली देन यू विल चूज एनी कॉम्बिनेशन, ठीक है, आप फर्स्ट फोर्थ ले लो या सेकंड थर्ड ले लो, सेकंड फोर्थ ले लो, थर्ड फोर्थ ले लो, ठीक है। हर एक केस में what you will find is that the maximum unique photons that you are encountering is only 4, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, क्रूड काउंटिंग करके ही मुझे दिख रहा है। अब इसी क्वेश्चन में मतलब अगर मान लो 5 to 1 हो जाता तो ये क्रूड काउंटिंग मेरे लिए और डिफिकल्ट हो जाती, ठीक है। 4 to 1 में तो फिर भी इट वाज समथिंग विच वाज अ बिट मैनेजेबल, ठीक है। तो जनरली जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो फॉर्मूला बेस्ड रहते हैं, एंड उसमें क्या है कि सफिशिएंटली लार्ज नंबर ऑफ एटम्स या आइसोलेटेड एटम्स का केस हम लोग देख लेते हैं, वहाँ पे फॉर्मूला वर्क कर जाता है। बट ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन ऐसा हो गया जहाँ पे मतलब इट वाज 2 एटम्स, नाउ दिस डज नॉट मैच विद व्हाटएवर वी हैव लर्नड इन द क्लास, ठीक है। तो इट वाज समथिंग दैट वाज न्यू, दैट वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया खुद से तो बहुत अच्छी बात है, मतलब देन यू आर एक्चुअली यू नो catching things very fast. Your problem solving skill set is quite good, that you are able to adapt your learning from what you have seen in the class to something new, ठीक है। अदरवाइज अभी यही स्किल सेट को हमें आपको डेवलप करना है, ताकि यू नो गोइंग फॉरवर्ड इफ यू एनकाउंटर समथिंग ऑफ अ न्यू क्वेश्चन, ठीक है, जहाँ पे आपने लेट्स से वो क्लास में नहीं पढ़ा है, तो भी आप उसमें कैसे एक अप्रोच डेवलप करके आंसर कर सकते हो, वो हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, 33rd क्वेश्चन। इट वाज समथिंग विच वाज डिफिकल्ट, नहीं होगा तो जेन्युइन था, बट अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। देन 34th क्वेश्चन, 34th क्वेश्चन में ये तो चलो खैर सिंपल है, तो फॉर्मूला बेस्ड है 34th एंड 36 37 40, ये सब आसान ही है। 34th फॉर्मूला बेस्ड है, 36 37 40, राइट, इनमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो आई थिंक दिस पीडीएफ आई विल शेयर विद यू, ठीक है। इसमें से अगर कुछ बच गया हो, आपको नहीं समझ में आया तो आप एक बार रेफर करना, एंड फिर हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे अलग से, अगर आपको इसमें और भी कुछ रह जाता है तो, ठीक है। नाउ लेट्स बिगिन टुडेज डिस्कशन ऑन द थियोरी पार्ट, ठीक है। नहीं सुमित, डीपीपी नहीं कर रहा मैं अभी डिस्कस, वी हैव स्पेंट ऑलमोस्ट half an hour plus time on the doubt discussion. Let me move forward with the theory part. DPP कभी next time, ठीक है। Alright, so last class में मैंने आप लोगों को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाला पार्ट पूरा करा दिया था, ठीक है, ग्रेट। तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं, विच विल बी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। सो एज ए क्विक रिकैप, यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करना। हाँ लक्ष्मी, आई विल इनकॉर्पोरेट दैट सजेशन, मतलब इनफैक्ट I will share the video explanations like I used to do in the mole concept part only.
बिकॉज डिस्कशन विद इन द क्लास एक्चुअली टेक्स अ लॉट ऑफ क्लास टाइमिंग। तो मैं वीडियो एक्सप्लेनेशन आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। अभी एक्चुअली करंटली मेरे साथ में थोड़ा सा वर्कलोड बढ़ गया है, मतलब जूनियर्स में 3 चैप्टर, सीनियर्स में 2 चैप्टर पैरेलल ही चल रहे हैं। एंड उन सब के बीच में थोड़ा सा, क्योंकि नया कंटेंट बनाना पड़ रहा है ना, टाइम थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। बट ठीक है, आई वर्क ऑन दिस। ठीक है, इट डज नॉट मेक सेंस, दैट्स व्हाई मैंने मोल कंसेप्ट में भी यही चीज़ करी थी। वीडियो एक्सप्लेनेशंस दे हेल्प सेव अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ द क्लास। ऑल राइट, नाउ यहाँ पर जैसे मैं आपको एक रिकैप दे रहा था दैट ठीक है, अभी लिखना मत, मैं मतलब कुछ रफ सा लिख रहा हूँ अभी स्टार्टिंग में, मैं बोलूँगा फिर आप लिखना शुरू करना। सो रदरफोर्ड मॉडल सबसे पहले पढ़ा। इनफैक्ट रदरफोर्ड मॉडल के पहले हम लोगों ने जे थॉमसन का मॉडल पढ़ा, ठीक है, फिर रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा, और फिर बोर्स मॉडल पढ़ा। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू move to the next model of atom which is called as the quantum mechanical model of atom। ठीक है, नाउ जब हम बोर्स मॉडल से क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के बीच में आएंगे, सो देर आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज दैट led to the leap from Bohr's model to the quantum mechanical model of atom। One is de Broglie's hypothesis and the other is Heisenberg's uncertainty principle। ठीक है, ये दोनों टॉपिक मैं आज कवर करूंगा आपके साथ में। न्यूमेरिकली दीज टॉपिक्स आर इन दैट इंटेंसिव। ठीक है, थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल पार्ट है इसमें, ज़्यादा बड़ा न्यूमेरिकल पार्ट नहीं है इन दोनों में, मैं आपको बताऊंगा क्या है। बट देन फ्रॉम द थ्योरी पर्सपेक्टिव, फ्रॉम देयर इम्पोर्टेंस पर्सपेक्टिव, ठीक है, बोथ दीज साइंटिस्ट डी ब्रॉगली एंड हाइजेनबर्ग, दे वर गिवन नोबेल प्राइज फॉर देयर discoveries which actually changed the way in which we looked at the atom। ठीक है, अच्छा, क्या है ये, इनके डिटेल्स क्या हैं, वो मैं आप लोगों के साथ में आज डिस्कस करूंगा, so that we are able to understand what changes happen when we go from Bohr model to quantum mechanical model of atom। As an added piece of information, ठीक है, यहाँ पर आप नोटिस करना, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, बट समटाइम्स यू नो स्टूडेंट्स रीड इट फ्रॉम हेयर एंड देयर। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, बट सिलेबस का पार्ट नहीं है, ध्यान से सुन लेना। बोर मॉडल से क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बीच में एक और मॉडिफाइड बोर्स मॉडल होता है जिसको कहते हैं बोर सोमरफील्ड मॉडल। ठीक है, बोर मॉडल में कैसा है, बोर मॉडल में सर्कुलर ऑर्बिट्स रहते हैं, सोमरफील्ड मॉडल में इलिप्टिकल ऑर्बिट्स रहते हैं। ठीक है, दैट वाज अ मॉडिफिकेशन ओवर द बोर्स मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, बट दिस बोर सोमरफील्ड मॉडल, दिस इज नॉट समथिंग दैट वी आर गोइंग टू बी एबल टू स्टडी, बिकॉज हमको ये एलिप्स की ज्योमेट्री, एलिप्स की इक्वेशन, ये अभी हमको आती नहीं है। ठीक है, and that is why it is not something that has been incorporated as part of the syllabus also। so बोर मॉडल के अंदर कुछ ड्रॉबैक्स थे, ठीक है, जिन ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए साइंटिस्ट ने कुछ चेंजेस प्रपोज करे, एंड वन सच चेंज वाज एलिप्टिकल ऑर्बिट रादर देन सर्कुलर ऑर्बिट, एलिप्टिकल ऑर्बिट। एंड उससे थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आया, बट देन व्हेन दीज डिस्कवरीज हैपेंड, ठीक है, they actually like kind of changed the perspective altogether and led to this new quantum mechanical model। so if you read textbooks, मतलब जैसे NCERT is one of them, but आप और भी मतलब ऐसे बुक्स पढ़ोगे जो कि अच्छे फॉरेन ऑथर्स की हैं, लाइक एटकिंस या जेडी ली या एबिंग, मतलब उन सब में कैसा है कि सोमरफील्ड मॉडल को इतना खास इंपॉर्टेंस दिया नहीं गया है, बिकॉज फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द वैल्यू एड दैट केम फ्रॉम सोमरफील्ड मॉडल, इट इज नॉट समथिंग विच इज ग्रेट। ठीक है, इट इज एक्नॉलेज्ड बिकॉज इट वाज अ गुड
thought process that Sommerfeld incorporated in order to overcome some drawbacks of Bohr's model. Okay. However, this is not something that we are going to study because it is not considered to be a part of our syllabus. Elliptical orbits हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये मैं क्लैरिफिकेशन आप लोगों के साथ में शेयर करना चाह रहा था बिफोर वी go from Bohr model to quantum mechanical model of atom. ठीक है? Now, let me talk about डी ब्रॉगलीज. अब वैसे तो मेरे को आता नहीं है प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, बट as far as I have heard that this is a French name and it is pronounced as de Broglie. अब आप लोगों ने फ्रेंच पढ़ा होगा, मैं तो CBSE का हमारा संस्कृत सीखा था, रामा रामो रामा रामाभ्याम पता नहीं क्या क्या करते थे हम लोग, बट आई एम श्योर जिन लोगों ने फ्रेंच पढ़ी है उन लोगों को इसका प्रोनाउंसिएशन आता होगा. डिब्रॉय पता नहीं कुछ तो ऐसे बोलते हैं. हमारे लिए डी ब्रॉगली अंकल ने एक हाइपोथेसिस दिया कॉल्ड एज डुअल नेचर हाइपोथेसिस. हम लोग वही डिस्कस करेंगे. ऑलराइट, सो यहाँ पर लेट मी पुट इन द स्टेटमेंट फर्स्ट, ठीक है, एंड देन उसके बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा, ठीक है. एंड मैं कोशिश इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आई विल नॉट बी एबल टू गेट इनटू द मैथमेटिकल डिटेल्स ऑफ इट. मैं आपको एक बहुत ही सुपरफिशियल आइडिया दूंगा इसके बारे में. तो लेट मी पुट द स्टेटमेंट फर्स्ट. ये अब आप लिखना शुरू कर सकते हो, ठीक है. दिस इज समथिंग फ्रॉम वेयर यू कैन स्टार्ट राइटिंग योर नोट्स. सिमिलर टू dual nature of radiation, similar to dual nature of light, I should say, moving objects also possess both particle nature as well as wave nature. Now, this wave nature he called it as matter wave. ठीक है, it's just a name, it's not easy to visualize. मैं यहाँ पे पहले एक डिस्क्लेमर डाल देता हूँ. It is not easy to visualize. Now what he said was, according to de Broglie, this wave nature of matter is related to particle nature in the following way, or in the following manner, that the wavelength of the matter wave lambda is inversely proportional to the momentum of the object. Lambda
is the wavelength of matter wave. Okay, p represents that the momentum of object, and he actually went ahead to establish the equation between the two. He found that the proportionality constant is h. So lambda is equal to h upon p, or you can say h upon mv. Okay, m will be the mass of object and v will be the speed of object. Okay. Now this is something which was a very radical hypothesis. ठीक है, actually hypothesis pose करा था डी ब्रॉगली ने उस टाइम पर. ये मैटर लिखा है METTER मैटर. तो आप ध्यान से ऑब्जर्व करना, मैंने आपको यहाँ पे पहले स्टेटमेंट बताया है. ठीक है, अब इसके पीछे का पहले इंस्पिरेशन देखना. ठीक है, वो इंस्पिरेशन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो मैं आपको एक क्रूड सेंस में समझा रहा हूँ. दैट लाइट का डुअल नेचर ऑब्जर्व करा गया. ठीक है, लाइट का डुअल नेचर कैसे मैक्स प्लैंक ने बताया, E इज इक्वल टू hc by lambda. ठीक है, दिस वाज समथिंग दैट वाज प्रपोज्ड बाय मैक्स प्लैंक. ठीक है, नाउ उसी टाइम पर अराउंड दैट सेम पीरियड 1905 के आसपास आइंस्टीन ने भी प्रपोज किया था his theory of relativity, in which he gave a mass energy equivalence called as E is equal to mc square. ठीक है, he gave this relationship as a fundamental relationship between mass and energy. ठीक है, in fact, so this is not something this was given by Albert Einstein, and this is not something which is part of our syllabus. ये मैं आपको जस्ट अलग से बता रहा हूँ. ठीक है, अभी तो स्पेलिंग भी मेरे को ढंग से लिखनी नहीं आ रही है. हाँ, so he actually, I should kind of summarize it saying that what Einstein did was he changed our perspective about mass. Before this theory, what we used to consider is that mass is a fundamental property of matter around us. जैसे हम लोग बोलते हैं ना, charge is a fundamental property, mass is a fundamental property. Like these are fundamental properties of things around us. What Einstein did was that he changed the perspective and he said that mass is actually not a fundamental property. Mass is a property of energy. Like law of conservation of energy supersedes the law of conservation of mass. So he gave a very new and a different perspective to understand the concept of mass. Now, without getting too much into the details of it, what happened was that de Broglie, he took Max Planck and Albert Einstein का idea, ठीक है, and applied it over a photon. ठीक है, that Max Planck ने बोला that energy of photon is hc by lambda, and Einstein ने बोला that energy of any object can be, there is this relationship that talks about the mass and energy equivalence,
for any object, even for photons also, this holds true. E is equal to mc square. So he did that. Okay, then equating the two. Okay, and this is something which I'm doing in a very crude manner. मतलब actual calculations don't happen in this way. ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज, मतलब अगर मैं किसी मतलब आईआईटी के प्रोफेसर को दिखा दूंगा तो वो हंसेंगे मुझ पर कि ये क्या बकवास कर दिया, बिकॉज दिस इज नॉट हाउ थिंग्स आर सपोज टू बी. ये बस मैं बहुत सुपरफिशियल तरीके से आपको ऊपर ऊपर से दिखा रहा हूँ. दैट एच सी बाय लैम्डा व्हेन इक्वेटेड टू एम सी स्क्वायर, ठीक है, बाय अप्लाइंग दिस बोथ ओवर द फोटोन, यहाँ से आपको एक रिलेशनशिप मिलेगा दैट लैम्डा, थोड़ा सा आप इधर उधर मैनिपुलेट करोगे, h अपॉन एम सी, ठीक है. एंड ये एम सी, दिस इज द मास ऑफ फोटोन एंड c इज द स्पीड ऑफ फोटोन, ठीक है. तो मास इनटू स्पीड इज व्हाट वी कॉल एज मोमेंटम, ठीक है. सो ही काइंड ऑफ ड्रू एन इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस, ठीक है, वेरी क्रूड सेंस में, दैट देयर एग्जिस्ट्स this relationship between wavelength and momentum, ठीक है. and this he then generalized, ठीक है, this relationship that he stumbled upon for a photon, he generalized as a hypothesis. hypothesis का मतलब क्या होता है कि थ्योरी है, इसका एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन नहीं है, ठीक है, बस सोचा है, ऑन पेपर कैलकुलेशन करी है, एंड उससे डी ब्रॉगली ने प्रपोज करा है दैट similar to light in general, ठीक है, things around us, moving objects, they also possess both particle as well as wave nature, ठीक है. सो ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे मैंने आपको लिखवाया, ये बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट था which was proposed by डी ब्रॉगली during that time, ठीक है, around 1915 या 1918 के आसपास he had proposed this. I don't remember the exact timeline, but this was a very big change that de Broglie wanted to bring in our understanding, that similar to dual nature of light, moving objects around us also possess particle as well as wave nature, and this wave nature, this was something which was very hard to comprehend, ठीक है. This was something which he highlighted that this is not something which is easy to visualize, and what you can see or what you can understand is the wave-like properties that will be shown by objects that are very small, ठीक है. सो यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करना. लेट मी क्विकली समराइज, ठीक है. ये सब मत लिखना आप, दिस इज नॉट समथिंग which you are supposed to use as a derivation. This is not really a derivation also. मतलब I have seen some random ऐसे websites पर this is being used as a derivation. Now it makes a sense to kind of understand where this thing came from, but this is not the technically the right way of mathematically approaching it, ठीक है. So what de Broglie said was that similar to light, matter around us also has dual nature. It shows particle nature as well as wave nature, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग क्रिकेट खेल रहे हो, तो जो क्रिकेट बॉल है या टेनिस बॉल है आपके पास में, that moving tennis ball also possesses wave nature. Now the thing is that along with this, ठीक है, along with this de Broglie mentioned that this wave nature,
This is an important point. This wave nature is significant only at a very small scale, only at an atomic or a subatomic scale. Okay, it will not make sense for macroscopic scale. For example, if you have a tennis ball, ठीक है, से 100 ग्राम का टेनिस बॉल है 0.1 kg एंड आप लोग खेल रहे हो तो उसका स्पीड से 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है. नाउ अब ये टेनिस बॉल का अगर आप लैम्डा निकालोगे, ठीक है, h/mv करके, तो ये कितना आ जाएगा 6.26 इंटू 10⁻34 अपॉन मास 0.1 इंटू स्पीड 10, तो ये रफली 10⁻34 मीटर के ऑर्डर का आ जाएगा, है ना. नाउ दिस वैल्यू इज वेरी स्मॉल as compared to the object itself. ठीक है, जो आपका टेनिस बॉल है उसका डायमेंशंस तो कैसा है, उसका डायमेंशंस तो सेंटीमीटर में होगा, ठीक है, some couple of centimeters of radius or diameter, ठीक है. This wavelength associated with the tennis ball, this is so small that you practically don't observe this. So it is very small as compared to the object itself. So what happens is that the wave nature is insignificant. ठीक है, यहाँ पर thus wave nature is too insignificant for such macroscopic objects. ठीक है, बट यही चीज अगर आप लेट्स से एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करो, ठीक है, लाइक एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना रहता है, ठीक है, 10⁻31 kg के ऑर्डर का. एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस 10⁻6 के ऑर्डर का, ठीक है. आई एम नॉट गेटिंग इनटू द डिटेल्ड कैलकुलेशन, मैं जस्ट ऑर्डर की बात कर रहा हूँ. तो अगर आप इसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ देखोगे, ठीक है, बाय पुटिंग इन द डेटा, ठीक है, जस्ट रफ कैलकुलेशन, सो ये आएगा आपका 10⁻34, 10⁻31 and 10⁻6. So this will come out to be roughly of the order of 10⁻9 meter, ठीक है, or you can say almost nanometer, ठीक है, which is similar to the size of atom. आप लोगों ने देखा है ना, हाइड्रोजन एटम का जो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है वो कैसा है, 0.529 एंगस्ट्रॉम. 0.529 एंगस्ट्रॉम मतलब इसी स्केल के आसपास आ रहा है, नैनोमीटर के आसपास का ही आ रहा है, राइट. सो दिस kind of becomes significant. The wavelength that we are talking about, this is significant for atomic and subatomic scale. ठीक है. Now this was something which was oops, sorry, just a second. So this was something which was still on paper. उस टाइम पर the scientific community was very skeptic of what de Broglie had mentioned.
because this is a radical hypothesis. मतलब imagine that what de Broglie was saying in simple words was that अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा है या आप लोगों ने जो समझा है फिजिक्स के बारे में, that is just half of what it is actually there. And if you want to gain complete knowledge, then you should also incorporate the wave nature. क्योंकि डी ब्रॉगली के पहले कैसा हो रहा था, डी ब्रॉगली के पहले एनी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट अराउंड अस, जैसे फॉर एग्जांपल ये टेनिस बॉल भी है, ठीक है, तो ये टेनिस बॉल की अंडरस्टैंडिंग हम लोग कैसे डेवलप कर रहे थे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यूज करके, दैट इज कॉल्ड एज क्लासिकल फिजिक्स. न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम लोग उसका स्पीड, मोमेंटम, फोर्स, एक्सेलरेशन, इन सब के ऊपर स्टडी करके इसका पूरा फिजिक्स समझते थे, ठीक है, by considering a tennis ball as a particle. ठीक है. What de Broglie proposed was that your understanding is right now good for a macroscopic scale. ठीक है, मतलब जैसे आपने एक टेनिस बॉल को स्टडी करा या फुटबॉल को स्टडी करा या जो भी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आपने स्टडी करा by just taking into account the particle nature. ठीक है, बाय जस्ट टेकिंग इनटू अकाउंट द पार्टिकल नेचर, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप जो कर रहे हो ठीक है. लेकिन अगर आपको एटॉमिक सब एटॉमिक स्केल पर जाना है, ठीक है, आपको इलेक्ट्रॉन्स के बारे में समझना है, एटम्स के बारे में समझना है, तो व्हाट डी ब्रॉगली सेड दैट देन द साइंस इज इनकम्प्लीट, देन द साइंस शुड ऑल्सो इनकॉर्पोरेट the wave nature. Otherwise there will be a lot of things that we will not be able to understand completely. So this kind of like it kind of offended the scientific community at that point in time, and they did not accept de Broglie's hypothesis, citing the fact that de Broglie does not have any experimental validation for this. Okay. In fact, what happens is that de Broglie went ahead and applied his concept of dual nature to Bohr's model of atom and showcased that you can also explain dual nature of or you can also explain the model of atom which Niels Bohr had explained using the wave nature of electron. ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जर्व करना what was the interesting argument that was proposed by de Broglie. So थोड़ा सा हैवी रहेगा, ध्यान से सुनना, ठीक है. यहाँ पर de Broglie's hypothesis can be applied to an electron in an atom. अब this would, ठीक है, यहाँ पर ऑब्जर्व करना, पहले आपको समझा देता हूँ, that this would lead to the same result that Niels Bohr had arrived at by using the particle nature of electron. ठीक है, यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना that Bohr's model of atom में कैसा था, ठीक है, Bohr's model इसमें इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल माना गया था, ठीक है, एंड दिस लेड टू सर्टेन रिजल्ट्स जो हम लोगों ने बोर्स मॉडल में सीखे. अभी व्हाट डी ब्रॉगली इज गोइंग टू डू इज डी ब्रॉगली इज गोइंग टू कंसिडर इलेक्ट्रॉन एज अ वेव एंड ही इज गोइंग टू अराइव एट द सेम रिजल्ट्स दैट केम फ्रॉम बोर्स मॉडल व्हाइल कंसिडरिंग इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल. नोटिस करना किस तरीके से, ठीक है. सो ये थोड़ा सा
ध्यान से ऑब्जर्व करना. देयर विल बी slight discomfort to you in terms of visualization, but ध्यान से सुनना यहाँ पर. So de Broglie's hypothesis can be applied to an electron in an atom. The wave nature associated with an electron with an electron is called as electron wave. ठीक है, matter wave was a general term, यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन वेव बोल दिया. ठीक है, this electron wave can be best understood as a stationary or you can say standing wave bound within a region around nucleus. ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने थोड़ा सा भारी स्टेटमेंट लिखवाया है. अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना. इसमें आप लोगों को कुछ चीज़ें नहीं समझ में आएंगी बिकॉज आप लोगों ने वेव्स के बारे में नहीं पढ़ा हुआ है. बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड. सो इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको वेव के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दिया था ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ दिस चैप्टर. जैसे एग्जाम्पल रिपल्स इन अ पॉन्ड. ठीक है, वाटर के रिपल्स. सो दोज आर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रैवलिंग वेव. ठीक है, ट्रैवलिंग वेव कैसा हो गया? दैट द वेव ट्रैवल्स फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन. ठीक है, आउटवर्ड हमारा वेव ट्रैवल कर रहा था. नाउ देर आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्टैंडिंग वेव्स ऑल्सो. जैसे फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा विजुअलाइज करना. मान लो एक रबर बैंड लिया एंड दोनों एंड से आपने उस रबर बैंड को फिक्स कर दिया. ठीक है, एंड देन यू प्लग दिस रबर बैंड. ठीक है, इफ यू प्लग दिस रबर बैंड देन इट गोज इन मोशन up and down. ठीक है, so that's a periodic motion again, and that is a wave that you have generated, but that wave is bound within a region. ठीक है, it is not leaving this region. So we call this kind of a wave as standing wave. ठीक है, so अब अगर आपको इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर के बारे में बात करना है. ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन वेव है इसके बारे में अगर आपको बात करना है तो द थिंग इज दैट इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो बाउंड विद इन अ रीजन अराउंड द न्यूक्लियस. ठीक है, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस छोड़ के कहीं भाग जाता है. ठीक है, एज लॉन्ग एज इट इज एन एटम द इलेक्ट्रॉन इज बाउंड अराउंड द न्यूक्लियस. सो इफ आई हैव टू think about the wave nature of electron, then the best option is standing wave. ठीक है, then I study electron as a standing wave. ठीक है, because traveling wave और standing wave की दोनों की properties अलग अलग होती हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू, जैसे ट्रैवलिंग वेव है. ठीक है, तो ट्रैवलिंग वेव में मतलब जो इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन होगी that describes the traveling wave and जो मैथमेटिकल इक्वेशन एक स्टैंडिंग वेव की होगी, ये दोनों इक्वेशंस अलग अलग होंगी. ठीक है,
सो दैट इज वाई यहाँ पर आप नोटिस करना दैट इलेक्ट्रॉन वेव इज बेस्ट अंडरस्टूड as a stationary or a standing wave because it is also bound around the nucleus. ठीक है, इतना पार्ट समझ में आया? That we consider electron as a standing wave. Now ये एक इंपॉर्टेंट क्योंकि स्टेटमेंट रहता है जो आपको समझ में आना चाहिए. अब डी ब्रॉगली ने क्या बोला, ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट यहां से सुनना ध्यान से. नाउ फॉर दिस wave to exist in a stable manner around the nucleus, ठीक है, it should be present in a complete form. ठीक है, तो मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ फिर मैं इसको हेल्प करूंगा आपको समझाने में. In order for this standing wave to exist in a stable manner, it should be complete. Now अब इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करना. दैट लेट्स से ट्राई टू इमेजिन अ सिचुएशन इन फ्रंट ऑफ यू. एक रोप है और उस रोप का एक एंड आपने वॉल पे टाई कर दिया है, ठीक है, एंड यहाँ पर आप खड़े होकर इस रोप को पल्स प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, ताकि आप एक यहाँ पर वेव मोशन क्रिएट कर सको. ठीक है, अगर आप एक सिंगल पल्स प्रोवाइड करोगे तो क्या होगा, मतलब वो एक पल्स रहेगा जो कि ट्रैवल करेगा लेफ्ट टू राइट, ठीक है, एंड होगा तो यहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाएगा. ठीक है, आप कंटिन्यूसली यहाँ पर इस एंड को ऊपर नीचे मोशन देते रहोगे, ठीक है, तो क्या होगा, मल्टीपल पल्स आएंगी एंड उसकी वजह से एक पूरा वेव फॉर्म जनरेट हो जाएगा. जैसे याद हो तो आप लोगों ने एक वीडियो भी देखा था जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों के साथ शेयर किया था. ठीक है, अब मान लो आपने यहाँ पर डिसाइड करा अचानक से कि मैं यहाँ पे मोशन को स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है, या फिर इफ आई गो आउट ऑफ सिंक, मतलब मैं जब इस वेव फॉर्म को जनरेट कर रहा हूँ तो मैं एक पीरियोडिक तरीके से यहाँ पर इस रोप को ऊपर नीचे कर रहा हूँ इन अ पीरियोडिक मोशन. ठीक है, बट इफ आई डू नॉट डू दैट इन अ पीरियोडिक मोशन, ठीक है, मैं पहले फास्ट कर दूं फिर स्लो कर दूं या बीच में अचानक से रुक जाऊं, तो क्या होगा, व्हाट इज योर इमेजिनेशन से? योर इमेजिनेशन सेज दैट दिस वेव फॉर्म it will get distorted and it may cease to exist. ठीक है, it may not exist in a stable manner. अगर आपको यहां पर ये स्टेबल मैनर में वेव फॉर्म चाहिए है, ठीक है, तो आपको यहां पर ये जो रोप है इसको एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के साथ में एक पर्टिकुलर सिंक में अप डाउन करना पड़ेगा. ठीक है, दिस इज समथिंग विच यू कैन ऑल्सो सी इन द इनिशियल वीडियो जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करा था व्हेन दे जनरेट द वेव फॉर्म. सो उसी तरीके से, ठीक है, कीपिंग दिस एनालॉजी इन माइंड, what is being said is that the electron, ठीक है, in order for this standing wave to exist in a stable manner, it should be complete
और it should be present in a region where it's complete. Now imagine around the nucleus, ठीक है, you have to think of electron wave, ठीक है, forget about the particle nature, ठीक है, you have to think of the electron wave. Then this electron wave should be complete. What it is saying is that, मान लो if I have to draw the waveform around the nucleus, then this waveform should be जैसे ये crest आया, फिर ट्रफ आया, ठीक है, फिर एक crest आया, फिर एक ट्रफ आया, फिर एक crest आया, फिर एक ट्रफ आया, और ये कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है. इस तरीके से नहीं होना चाहिए that the crest and trough eventually do not meet, ठीक है. अगर मान लो ये यहाँ पर मैं ऐसा कुछ गड़बड़ सा ड्रॉ कर देता तो क्या होगा, then the wave will kind of interfere with itself. मतलब जो वेव है वो स्टेबल मैनर में एग्जिस्ट नहीं करेगी. It will interfere with itself and eventually it may happen that it may vanish. It will not exist in a stable manner. For it to exist in a stable manner, the waveform should be complete. ठीक है. Now डेफिनेटली यहां पर आप ऑब्जर्व करना, मैंने यहां पर 3 वेव फॉर्म बनाए आपके सामने. मतलब एज यू विल सी यहाँ पर ये एक क्रेस्ट और फिर एक ट्रफ, तो ये एक वेवलेंथ हो गया, फिर एक क्रेस्ट और फिर एक ट्रफ, ये एक वेवलेंथ हो गया, फिर एक क्रेस्ट फिर एक ट्रफ, ये एक वेवलेंथ हो गया, ठीक है. आप यू कैन चूज टू ड्रॉ 4 सच वेवलेंथ्स. मतलब ये अगर आपको नहीं अच्छा लगा, ठीक है, तो ऐसा कोई कंपलसरी है ही नहीं. यू कैन चूज टू ड्रॉ 4 सच वेव फॉर्म्स, आई डोंट माइंड. ये आपका न्यूक्लियस है एंड ये एक ऐसा रीजन है अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, जिसको हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है. तो ये एक ऐसा रीजन है, इसमें लेट्स से यू हैव अ क्रेस्ट एंड अ ट्रफ, ठीक है, ये एक हो गया, देन एक और क्रेस्ट एंड एक और ट्रफ, ये 2 हो गया, देन एक और क्रेस्ट एंड एक और ट्रफ, 3 हो गया, एक और क्रेस्ट एंड एक और ट्रफ. ओहो मेरी ड्राइंग खराब हो गई थोड़ा सा, मतलब आप लोग समझ रहे होगे, आई होप सो. क्योंकि मेरे पास तो फिर भी देखो कितना अच्छा ऑप्शन है, मैं क्विकली रब कर सकता हूँ. आप लोगों के पास तो वो ऑप्शन भी नहीं होगा. तो यहाँ पर मैंने ऐसे 4 वेव फॉर्म्स बना दी, बट दे शुड बी कंप्लीट, ठीक है. नाउ यहां पर मैं इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट कर देता हूं. In order for the standing wave to exist in a stable manner, it should be present in a region where it is complete. That is, it undergoes constructive interference with itself, ठीक है. अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज द वेव विल नॉट एग्जिस्ट इन अ स्टेबल मैनर. तो ये कैसा हो गया, दिस वाज अ 2D
representation of इलेक्ट्रॉन वेव। ठीक है, ये सिंप्लीफाइड है एक्चुअली में। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और इलैबोरेट करना चाहूंगा, विच विल बिकम टू डिफिकल्ट फॉर अस टू विजुअलाइज, बट मैं यहाँ पे लिखना जरूर चाहूंगा दैट इलेक्ट्रॉन वेव कैन बी अंडरस्टूड एज थ्री डायमेंशनल स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव बाउंड अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, जो डी ब्रॉगली ने कैलकुलेशन करा था वो 3D में करा था। ठीक है, 3 डायमेंशंस में। यहाँ पर जो मैंने आपको दिखाया है ये मतलब, क्योंकि हम लोग 3D में तो नहीं कर पाएंगे, अपना विजुअलाइजेशन उतना है ही नहीं। ये जो मैंने आपको करके दिखाया है यहाँ पर, दिस इज अ सिंपल 2D रिप्रेजेंटेशन ओनली। ठीक है, अच्छा इसमें भी what happens is that sometimes एक मिसकंसेप्शन रहता है स्टूडेंट्स के बीच में, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, बट देयर इज दिस मिसकंसेप्शन दैट इज देयर, that they kind of think that this is the motion of electron. ठीक है, they kind of think that this electron is going in a zigzag manner. ठीक है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ, समझा देता हूँ। Do not think of this blue path as a path followed by electron. ठीक है, जब मैं वेव नेचर के बारे में बात कर रहा हूँ तो आपको पार्टिकल नेचर को दिमाग से निकाल देना पड़ेगा। You will not be able to visualize both of them together. ठीक है, so right now what I have in front of you is a 2D representation of electron wave, and I will write here, forget about particle nature. ठीक है, this is not a path traced by electron as particle. मतलब sometimes I don't know, somehow this becomes a very intuitive thought. ठीक है, when I also read it in the first place, so I thought of the same thing, that this is the path of electron that डी ब्रॉगली has suggested, कि वो सर्कुलर पाथ नहीं है, वो ऐसा वेवी सा पाथ है, बट वो गलत अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, that is not the path of electron, this is not the path traced by the electron. You have to forget about the particle nature and think of a wave। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर कि एक रीजन में बाउंड है, स्टेशनरी है, एंड फॉर इट टू एग्जिस्ट इन अ स्टेबल मैनर it has to be complete. ठीक है, मैथमेटिकल कंडीशन फॉर दिस कंप्लीशन यहाँ पर ऑब्जर्व करना, ये मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ। मैथमेटिकली फॉर अ wave to be complete in a region around nucleus, the circumference should be such that it contains
इंटीग्रल नंबर ऑफ वेव्स। मतलब यहाँ पर नोटिस करना, ये जो सर्कमफेरेंस था 2πr, ये जो मैंने ब्लैक से ड्रॉ करा, ठीक है, 2πr, ठीक है, इसको अगर मैं खोल के आपके सामने रख दूं, मतलब लाइक इफ आई ओपन दिस, तो ये कैसा दिखेगा? 2πr लेंथ का आपको ये ब्लैक लाइन दिखेगा, और इसके ऊपर आपको कैसे दिख रहा है? यहाँ पर 4 वेव फॉर्म्स रहेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने 4 ड्रॉ करे हैं। सो 2πr should be equal to n lambda, ठीक है। लेट मी try to just give me 1 minute। ठीक है, ये जो लेंथ है ये आपका सर्कमफेरेंस है, और इसके अंदर हमने कितने वेव फॉर्म्स ड्रॉ करे? 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। इन दिस केस n is equal to 4, ठीक है, बट अदरवाइज इट शुड बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इट, ठीक है। अब यहां से आप ऑब्जर्व करना, दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट आउटकम दैट केम फ्रॉम de Broglie's hypothesis, that for an electron to exist in a stable manner around the nucleus, the electron wave should obey this equation, ठीक है। अब यहां पर देखना r, मैं एक बार यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूँ, r is the radius of orbit, ठीक है, n will be the number of orbit, ठीक है, n will be the number of orbit, or you can say number of waves, ठीक है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, ठीक है। अब यहाँ पर नोटिस करना, सिंस लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, ठीक है, दिस इज एज पर द हाइपोथेसिस proposed by de Broglie, ठीक है। So if I substitute this over here, ठीक है, 2πr is equal to n into h upon mv, and I shuffle things here and there, I'll get mvr is equal to nh upon 2pi. So this is the same result that was obtained from Bohr's model of atom. This is the same result obtained from Bohr's model by considering इलेक्ट्रॉन एज पार्टिकल, ठीक है। यहां पर क्या हुआ है? यहां पर as we have seen above that we have not considered electron as a particle. What we have seen or what we have considered is electron as a wave, and wrote the condition for that wave to exist in a stable manner, that it should be complete, and we got the same result. So this is something which was proposed by de Broglie in order to support his hypothesis that if we consider electron as a wave,
then we can arrive at the same model of atom, same results which Niels Bohr had proposed by considering electron as a particle. ठीक है. However, this was again only on paper. This was again only theory. So this was still not something which was accepted by the scientific community at that point in time. ठीक है. Then later 1920s में जाके कभी तो accidentally there were these two scientists, Davison and Germer, who experimentally validated that electrons also show wave-like property. उसके पहले तो इलेक्ट्रॉन्स को पार्टिकल ही समझा जा रहा था, बट दे डिड एन एक्सपेरिमेंट. वो क्या था एक्सपेरिमेंट, वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ. अभी तो वी हैव रन आउट ऑफ टाइम, बट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ दैट दे डिड एन एक्सपेरिमेंट विच experimentally proved that electrons show wave nature, and then उस wave nature में ये वाला जो फॉर्मूला है डी ब्रॉगली का वो यूज करा गया, तो थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट के कैलकुलेशंस मैच कर गई. एंड देन मतलब इनफैक्ट ऑलमोस्ट इफ आई रिमेंबर अराउंड 10 years का डिफरेंस रहा होगा बिटवीन the time when de Broglie proposed this hypothesis and the experimental validation happened. So after 10 years is when de Broglie was awarded a Nobel Prize for his work, because it was such a path-breaking work that it changed the entire perspective with which we look at things at small scale. ठीक है. Now definitely, ठीक है, जैसे रोमिल का भी डाउट आ रहा है मेरे पास में, डेफिनेटली आप लोगों को बहुत सारे डाउट्स आएंगे रिगार्डिंग द फैक्ट दैट यू नो वी आर नॉट एबल टू विजुअलाइज दिस वेव नेचर. ठीक है, तो ये आपके लिए एक एडवाइस रहेगा आज से आगे वाले लेक्चर्स के लिए. ठीक है, दैट व्हेनेवर आई विल बी टॉकिंग अबाउट द वेव नेचर, it will always be very difficult for us to visualize. ठीक है, and rather than giving you like incorrect analogies, I will be very honest and clear with you if it is difficult to visualize. जहां पर visualization थोड़ा बहुत possible हो पाएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा. जैसे मैंने अभी आपको बोला ना कि ये 3D स्टेशनरी वेव, स्टैंडिंग वेव को विजुअलाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, तो मैं आपको थोड़े से एनिमेशंस वगैरह दिखाऊंगा टू हेल्प दिस विजुअलाइजेशन. ठीक है, बट स्टिल इट विल बी समथिंग दैट यू विल ऑलवेज हैव एट द बैक ऑफ योर माइंड दैट आप लोग हमेशा पार्टिकल नेचर और वेव नेचर को मिक्स करने की कोशिश करोगे. तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ कि जब मैं वेव नेचर के बारे में बात करूंगा तो आपको पार्टिकल नेचर को भूल जाना होगा. यू हैव टू स्टॉप इमेजिनिंग द इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल गोइंग ऑन दिस ब्लू पाथ. ठीक है, somehow that comes as an intuitive understanding, but that is absolutely wrong. ठीक है, so this was de Broglie's hypothesis and the mathematical relationship that he provided, which is lambda is equal to h upon mv, that the wave nature and the particle nature कैसे आ रहा है, particle nature is associated with the momentum. ठीक है, ये जो मैंने स्टार्टिंग में यहाँ ऊपर आपको लिखवाया था, यहाँ पर this represents the particle nature momentum and this represents the wave nature, the wavelength. They are both that are related to each other by this equation provided by de Broglie, and this is something which is not significant at a macroscopic scale. ठीक है, मतलब आपके सामने ट्रेन जा रही है तो आप ये मत सोचने बैठना कि ट्रेन का वेव नेचर क्या होगा, ये ट्रेन ऊपर नीचे हो रही है, क्या क्या हो रहा है, कैसे, व्हाट इज दैट वेव अराउंड इट, वैसा नहीं है. ठीक है,
that is not the case. The wave nature associated with the macroscopic objects is too small to see its effects. ठीक है? Whereas for small size, ठीक है, when you think of atomic subatomic scale, then what we can see is the properties associated with the wave nature. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी रुद्र का या ऋग्वेद का, किसका, ऋग्वेद का क्वेश्चन है, सर व्हाट इज द वेव नेचर दैट इज क्रिएटेड बाय द टेनिस बॉल. ठीक है, तो इनफैक्ट मैं आपसे बोलूंगा ऋग्वेद, इफ आई आस्क यू द क्वेश्चन व्हाट इज द वेव नेचर क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रॉन, तो उसका भी आपके पास आंसर नहीं होगा. ठीक है, वो तो ऐसा होगा कि हम लोग देखेंगे that in certain experiments the electrons also show wave-like properties of interference या diffraction. So it is that we are not able to see the electron. आज तक किसी ने इलेक्ट्रॉन देखा नहीं है. नहीं, दूसरा ऋग्वेद. ठीक है, आज तक किसी ने इलेक्ट्रॉन देखा नहीं है. So even to talk about the wave nature of electron is something from the observation that we see that electrons are showing wave-like properties. ठीक है, लाइट भी किसी ने फोटोन देखा थोड़ा ना आज तक. We have not seen photon, but what we have seen is that photon shows properties which are shown by waves. ठीक है, so this is where when we are going to take a leap into atomic and subatomic scale, the visualization part becomes a hindrance. ठीक है, you will not be able to visualize things in a simple way. I will try to provide you with some animation, with some proxy ways. ठीक है, but the thing is that they will be just helping hand. They will not be actual ways in which you can visualize. ठीक है, so ये थोड़ा सा एक important transition रहेगा when we are going to go from Bohr's model of atom to the quantum mechanical model of atom. ठीक है, तो आज का लर्निंग, लेट मी क्विकली रिकैप. आज का लर्निंग किस फॉर्म में है? आज का लर्निंग है अबाउट डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस, उसका स्टेटमेंट. ठीक है, हाउ इट टॉक्स अबाउट डुअल नेचर ऑफ मैटर, उसका सिग्निफिकेंस, दैट इट इज सिग्निफिकेंट ओनली एट स्मॉलर स्केल. इट इज एप्लीकेबल एट बोथ स्मॉल एंड लार्ज स्केल. ठीक है, बट उसका सिग्निफिकेंस it comes at a small scale only. And in order to explain his hypothesis, de Broglie applied the concept of electron as a wave to an atom and arrived at the same result which Niels Bohr had arrived at by using electron as a particle. Okay. Now this was something that was the summary from my side. I am sure आप लोगों को और डाउट्स रहेंगे, तो मैं एक एक करके आप लोगों के डाउट्स भी एड्रेस करूंगा बिफोर आई क्लोज द सेशन. तो सबसे पहले कौन डाउट पूछना चाहेगा? रेज योर हैंड. हाँ शेखर, बोलो. सर, जो आपने बताया था वो एटम का वेव, स्टैंडिंग वेव, इट शुड बी कंप्लीट फॉर इट टू एग्जिस्ट इन अ स्टेबल मैनर. हाँ, तो सर उसमें अगर हमने n ट्रफ्स एंड ट्रफ्स भी बनाया तो फिर भी इट विल बी स्टेबल, आई मीन इट विल बी कंप्लीट. हाँ, n मतलब n स्टैंड्स फॉर इंटीजर, 1 2 3 4 पॉजिटिव इंटीजर. हाँ, यस सर. हाँ हाँ, ओके सर. ठीक है, इनफैक्ट जो n है वो ऑर्बिट नंबर है. ठीक है, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में यू विल सी दैट एक ही वेव रहेगा, सेकेंड ऑर्बिट में 2 वेव्स रहेंगे. ठीक है, मैं थोड़ा सा और इलैबोरेट करूंगा इसको नेक्स्ट क्लास में.
अभी के लिए n इज जस्ट एन इंटीजर फॉर यू, ठीक है। हाँ रोमिल तुम पूछो। तो मेरा डाउट ये था कि जो इस साइंटिस्ट ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन कैन बी पॉसिबली अ वेव, तो ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से क्यों नहीं प्रूव हो सकता था? तो उस टाइम पर किसी ने ये सोचा नहीं ना कि इलेक्ट्रॉन को हम लोग इस तरीके से थ्रो करें और उसका प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व करें। इनफैक्ट जो तुमने बोला है वो ही चीज बाद में साइंटिस्ट ने करी एक्सपेरिमेंटली टू वैलिडेट डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस। जो मैं आपको बताने वाला था ना, डेविसन एंड जर्मर मैंने नाम लिया था, तो उन्होंने यही चीज करी इलेक्ट्रॉन्स के साथ में, स्लाइटली डिफरेंट तरीके से। एक्सीडेंटल था उनका, ऐसा नहीं था दे इंटेंशनली डिड दैट, इट वाज एन एक्सीडेंटल वे इन विच दे showed that electrons are also showing interference। तो वो चीज बाद में लोगों ने करी, ठीक है। मैं बताऊंगा उसके बारे में अगली क्लास में। अच्छा ऋग्वेद तुम पूछो। Sir, like we know that light is like a EM wave, right? हाँ So why can't we know the wave nature or something like that of an electron? नहीं दोबारा बोलो। We know like photons exhibit like EM waves like nature. वेव नेचर राइट। Yeah, so like how did we get to know that? But we can't find out the nature of this electron or kind of waves made by the electrons. हाँ हाँ हाँ, सो हमें कैसे पता पड़ेगा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में भी बताने वाला हूँ, बट अभी आपने पूछ लिया है तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। मान लो यहाँ पर आपके पास में एक मेटल रखा हुआ है एंड इसको आपने हीट करा, ठीक है। हीट करने से इससे इलेक्ट्रॉन्स निकले, ठीक है। फिर उन इलेक्ट्रॉन्स को आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू एक्सेलरेट कर दिया ताकि वो एक फोकस्ड बीम बन गए, ठीक है। और Yes. फिर अब आपने इनको डबल स्लिट के थ्रू पास करा, ठीक है। और यहाँ पर अब आपको वापस से पूरा एक पैटर्न बनेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर और यहाँ पर जाके हिट कर रहे होंगे, वैसा नहीं होगा। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स पूरा एक पैटर्न बना देंगे। Okay, so they were influenced by electricity and magnetism, so we concluded that they are like EM waves. Sorry? Like they were influenced by electricity, so we concluded that they are EM waves. नहीं, electrons are not EM waves. No, not electrons, sir. Like, okay, sorry. No. हाँ इलेक्ट्रॉन्स EM वेव नहीं है, वो नहीं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर हमने पहले लाइट के साथ में करा था ना यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, Yes. कि लाइट को थ्रो करा और लाइट ने फिर इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाया, ठीक है। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ मैं इलेक्ट्रॉन को थ्रो करूंगा या अल्फा पार्टिकल्स को भी थ्रो करूंगा या कहीं से मैं प्रोटॉन्स भी लेके आ जाऊंगा, ठीक है। न्यूट्रॉन्स भी लेके आ जाऊं, मतलब एटॉमिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स को मैं लेके आ जाऊं और यही एक्सपेरिमेंट उनके ऊपर करूं, ठीक है। पास देम थ्रू 2 स्लिट्स, तो मुझे यहाँ पर 2 डॉट नहीं मिलेंगे, मुझे यहाँ पर पूरा एक इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। Yes. ठीक है, तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये बाद में हुआ एंड वी गॉट टू नो कि भाई मतलब स्मॉल स्केल पर तो सब पार्टिकल्स ही वेव नेचर एग्जिबिट कर रहे हैं। Okay. ठीक है, अच्छा और किसी का डाउट? हैंड रेज कर दो, मैं अनम्यूट कर लूंगा। ऑलराइट, ठीक है, तो फिर लेट मी क्लोज टुडेज लेक्चर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं यहीं से पिक करूंगा एंड हम लोग थोड़े बहुत न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करेंगे ऑन दिस इक्वेशन, ठीक है। सिंपल सिंपल रहेंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेंगे, बट वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ही प्रैक्टिस कराता हूँ।
ठीक है, ऑल राइट, चलो, थैंक यू गाइज।